ह्य वयं काव्यप्रकाशस्य कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। काव्यप्रकाशः काव्यशास्त्रस्य सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णः ग्रन्थः इति कथ्यते। ग्रन्थपठनात् प्राक् केचन विषयाः सन्ति ये अस्माभिः ज्ञातव्या। अतः अद्य पूर्वं तेषु विषयेषु किञ्चित् विचारं कुर्मः। यथा अस्य ग्रन्थस्य नामकरणं, पुनश्च अत्र के विषयाः सन्निहिताः भवन्ति, के विद्वांसः सन्ति, के प्राचीनाः आचार्याः वर्तन्ते ये अस्मिन् शास्त्रे भूरि परिश्रमं कृतवन्तः। पुनश्च एतस्य इतिहासविषये किञ्चित् अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्यं। तर्हि अहम् एवं विचारयामि यत् ग्रन्थपठनात् प्राक् एतत् सर्वं वयं पठामः। केचन विद्यार्थिनः तथा सन्ति, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत श्रवण करने का भी प्रायः अभ्यास नहीं है। अतः सबकी स्थिति को देखते हुए मध्य मध्य में मैं हिंदी भाषा का भी प्रयोग करूंगी और जहाँ जहाँ मुझे आवश्यक लगता है वहाँ मैं संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करूंगी। इसी माध्यम से आप संस्कृत भाषा में भी पढ़ने और लिखने का कुछ अभ्यास अवश्य कर पाएंगे। इसी बात का विचार करते हुए हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। चलिए, प्रथम बिंदु जो है वो यह है कि इस शास्त्र का नाम है काव्य शास्त्र। तो अत्र वयं पश्यामः द्वौ शब्दौ स्तः, काव्यं शास्त्रम् इति। तर्हि पृथक् पृथक् द्वयोः शब्दयोः अर्थं किञ्चित् जानीमः। सामान्यतया काव्यम् इति शब्दस्य को अर्थः? कवेः कर्म काव्यम् इति। प्रसिद्धपरिभाषाः वर्तन्ते, यथा शब्दार्थौ काव्यं, तददौषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति काव्यं, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यं, वाक्यं रसात्मकं काव्यम्, एवं बहव्यः परिभाषाः सन्ति यासां विषये वयं क्रमेण काव्यलक्षणविषये पठिष्यामः। तो ये सब काव्य की परिभाषाएं सामान्यतया दी गई है। अब इन सभी परिभाषाओं को यदि हम संश्लिष्ट करके एक सारांश रूप में यदि कोई बात कहें तो हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों की ऐसी संघटना जो गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, किसी भी रूप में हो, किंतु जो श्रोता, दर्शक या पाठक के हृदय में रसानुभूति की हेतु बने, उसके हृदय में रस को अभिव्यक्त कर दे, ऐसी जो कृति होती है, ऐसी जो रचना होती है, सर्जना होती है, वह काव्य कहलाती है। यदि ऐसा न होता तो जो हम कुछ कहते हैं वो सब कुछ काव्य हो जाता, किंतु ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द होंगे, जो सरस होंगे, यह सब काव्य कहलाएंगे। विस्तार से हम काव्य लक्षण के संदर्भ में इस विषय पर विचार करेंगे, किंतु इस शास्त्र का आरंभ करने के पहले हमें इसके नाम पर विचार करना है। इसीलिए हमने सामान्य रूप से जाना कि काव्य क्या होता है। अब हम इसके अगले शब्द पर विचार करते हैं, शास्त्रम। अथवा इसके पहले हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो अब एक सामान्य रूप में आप समझ गए कि जो भी काव्य सामग्री होगी वो विविध तत्वों से अति सुंदर होगी। तो यह जो काव्य शास्त्र है यह क्या करेगा? काव्य के सौंदर्य का मूल्यांकन करता है, परीक्षण करता है, श्रेणीकरण करता है और उसके संस्करण, उसके परिष्करण हेतु जो भी शास्त्र नीति और नियम बताता है वही काव्य शास्त्र है। तो आप क्या समझे कि काव्य क्या है? जहां पर रमणीय शब्दों का संचयन होगा, जो एक सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करेंगे, जिसमें रस सन्निहित होगा, वह काव्य है। और काव्य शास्त्र क्या है? जो उन तत्वों का मूल्यांकन करेगा कि ये जो सौंदर्य का वर्धन करने वाले तत्व हैं
वे इस काव्य में विद्यमान है या नहीं, यह काव्य है भी या नहीं, कोई रचना काव्य की श्रेणी में आती भी है या नहीं, और फिर वो श्रेणी में भी वह उत्तम काव्य है, मध्यम काव्य है, उत्तमोत्तम काव्य है, अधम काव्य है, चित्र काव्य है, किस तरह का वह काव्य है, इसका श्रेणीकरण भी जो शास्त्र करता है, ऐसे जो नीति नियम बताता है, और जो इन नियमों के माध्यम से आपको किसी नए काव्य की रचना के लिए पहले से एक मार्ग का दर्शन करता है कि आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके द्वारा रचित जो काव्य होगा वह संस्कृत होगा, परिष्कृत होगा, दोष रहित होगा। तो यह काम जो शास्त्र करेगा वह काव्य शास्त्र कहलाता है। इसीलिए आप यह विचार करके भ्रमित न होइएगा कि जो आप महाकाव्य, खंडकाव्य, नाट्य, रूपक या चंपू काव्य इत्यादि जो देखते हैं, यह काव्य शास्त्र नहीं है, ये काव्य है। और इन काव्यों में तत्वों का मूल्यांकन करने वाला, उनका परीक्षण करने वाला, श्रेणीकरण करने वाला, उनके मर्म को बताने वाला जो शास्त्र है वह काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र लक्षण ग्रंथ है, यह लक्षण बताने वाला शास्त्र है, यह गूढ़ अर्थों को उद्घाटित करने वाला शास्त्र है। अब इसमें एक और बात आई, काव्य सुंदर होगा, तो ये जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होंगे, इस सौंदर्य का जो परीक्षण है वह किन तत्वों के आधार पर होगा। तो वे तत्व सामान्य रूप से क्या है? गुण, गुण अर्थात ओज, प्रसाद, माधुर्य, दोषों का अभाव। अब जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि काव्य के गुण क्या है, काव्य के दोष क्या है ना। जो हम लोक में सामान्य रूप से गुण दोष कहते हैं व्यक्ति के, वे काव्य में नहीं है ना, वहां पर उनका तात्पर्य वह पारिभाषिक शब्द है, तो हम ग्रंथ अध्ययन के क्रम में उनको जानेंगे। तो सामान्य रूप से प्रथम दिन आप इतना समझिए कि काव्य में गुण होना चाहिए, दोषों का अभाव होना चाहिए, उसमें रीतियां होती है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि, वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए, वह अलंकार से युक्त होना चाहिए, वह रस की अनुभूति कराने वाला होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सौंदर्य आधायक तत्व हैं जो कि विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न स्तर से माने हैं। किसी ने रीति को महत्व दिया है, किसी ने गुण को महत्व दिया है, किसी ने औचित्य को महत्व दिया है, किसी ने ध्वनि को, किसी ने रस को। तो इस तरह से ये सभी सौंदर्य के आधायक तत्व हैं। इन तत्वों का विवेचन करके जो प्राचीन काव्य है उनमें गूढ़ अर्थ का उद्घाटन करने वाला जो शास्त्र है, और नूतन काव्य सर्जना हेतु जो उचित मार्ग प्रशस्त करता है, वही शास्त्र काव्य शास्त्र है। मुझे लगता है अब आपके चिंतन में काव्य क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, इन दोनों की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। अब इसमें कुछ चर्चा, जो पिछली चर्चा में बात आई, सौंदर्य, और एक जो प्रसिद्ध नाम इस शास्त्र के लिए कहा जाता है अलंकार शास्त्र। तो हमें सौंदर्य और अलंकार इन दोनों शब्दों के संबंध पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं या प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो काव्य शास्त्र के प्रायः अनेक ग्रंथों का नाम आपको अलंकार से जुड़ता हुआ मिलेगा। वह काव्यालंकार हो सकता है, काव्यालंकार सार संग्रह हो सकता है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति हो सकता है। तो यह जो अलंकार शब्द है, इसका और इस सौंदर्य का क्या संबंध है, इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए, तो वो इस दृष्टि से बताएं कि जैसे भामह ने, जो भरत मुनि के बाद प्रायः प्रमुख आचार्य माने जाते हैं अलंकार शास्त्र के, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा 6ठी शताब्दी में और उसका नाम रखा काव्यालंकार। भट्ट उद्भट हुए, उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नाम रखा,
रुद्रट हुए, उन्होंने काव्यालंकार नाम रखा। वामन ने काव्यालंकार सूत्र अपने ग्रंथ का नाम रखा। यह सभी ग्रंथ 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच लिखे गए। कुंतक ने जो अपना मूल ग्रंथ लिखा, आप सभी कुंतक के प्रसिद्ध ग्रंथ को जानते हैं, वक्रोक्ति जीवितम। यह वक्रोक्ति जीवितम वृत्ति भाग है। मूल ग्रंथ तो कुंतक ने जो लिखा था, जिसमें कारिकाएं हैं, वह उसका नाम भी काव्यालंकार ही है, किंतु जो उन्होंने उस पे वृत्ति लिखी, उसका नाम उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम रखा। और ये वृत्ति भाग की प्रसिद्धि अधिक हुई, इसीलिए लोग उसी को अधिक जानते हैं। किंतु आपको यह जानना चाहिए कि मूल रूप से जो कारिका भाग है, वह भी कुंतक ने ही लिखा है, उसका नाम काव्यालंकार था। रुय्यक हुए 11वीं शताब्दी में, उन्होंने अलंकार सर्वस्व अपने ग्रंथ का नाम रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अलंकार शब्द के प्रयोग होने के कारण यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ यह अलंकार शब्द शब्दालंकार या अर्थालंकार के लिए ही प्रयोग हुआ है। ये अलंकार शब्द सौंदर्य के लिए प्रयोग हुआ है ना। सामान्य रूप से भी हम कहते हैं कि अलंकृत कोई स्त्री है, कोई स्थान है, अर्थात वह सुंदर है। और वामन ने तो सूत्र भी लिखा, सौंदर्यम अलंकारः, है ना। तो उन्होंने परिभाषा यह दी, सौंदर्यम अलंकारः। तो अलंकार क्या है? सौंदर्य। दंडी ने काव्यादर्श में लिखा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। फिर प्रताप रुद्र की टीका में भी मिलता है कि यद्यपि रसालंकाराद्यनेक विषयमिदं शास्त्रम तथापि क्षत्रिय न्यायेन अलंकार शास्त्रम उच्यते। अर्थात अलंकार की प्रधानता की दृष्टि से यह कहा था उन्होंने। तो जो वामन और दंडी बात कह रहे हैं, वह तो ठीक है कि सौंदर्य अलंकार है, काव्य की शोभा को जो बढ़ाने वाले धर्म हैं, वे अलंकार हैं। प्रताप रुद्र जो बात कह रहे हैं, वे ये कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय न्याय मतलब कोई बड़े समूह में कुछ लोग छाता लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी लेके जा रहे हैं, किंतु जो छाता लेकर जा रहे हैं वो लोग अधिक हैं, तो कह देते हैं कि छत्री जा रहे हैं, अर्थात सभी छाताधारी लोग ही हैं। तो जो जैसा हम कहते हैं कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, तो बहुमत से जो चीज हमें दिखाई दे रही है, हम उसका ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने यह कहा कि काव्यात्मा तो रस ही है। अतः वामन की बात समझ में आती है कि अलंकार शब्द सौंदर्यवाचक के अर्थ में प्रयोग हुआ, और इसीलिए काव्यालंकार या अलंकार शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र या काव्य सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है, जो कि संगत दिखाई देता है, क्योंकि काव्य में निहित सौंदर्याधायक तत्वों का विवेचन करने वाला, उनका मूल्यांकन करने वाला ही यह शास्त्र है। तो यह जो अलंकार शब्द प्रयोग हुआ, यह सौंदर्य के अर्थ में हुआ, इतना आपको जानना चाहिए प्राचीन काल में। बाद में जो अलंकार संप्रदाय में कुछ आचार्य हुए, उन्होंने काव्य के आत्म तत्व के रूप में अलंकार को माना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप यह जानेंगे कि इसको अलंकार शास्त्र भी कहा जाता है। वह किस अर्थ में कहा जाता है? यह सौंदर्य का शास्त्र है, यह काव्य सौंदर्य का शास्त्र है। इसीलिए इस काव्य शास्त्र का एक नाम अलंकार शास्त्र भी है। तो मुझे लगता है आपको यह 2-3 तथ्य समझ में आएंगे। इस शास्त्र के और भी कई नाम प्रसिद्ध है, लेकिन इसके पहले हम एक और विचार करेंगे, वह है यह शास्त्र शब्द, कि इस साहित्य के आगे या इस ग्रंथ के साथ यह जो शास्त्र शब्द जुड़ा हुआ है, इसका यहाँ क्या तात्पर्य है। क्योंकि पूरा नाम है काव्य शास्त्र, हमने काव्य को समझा, काव्य शास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, किस प्रकार की विधा है, किस प्रकार का मार्ग है, इसको हमने जाना। अब हम इसमें इसके नाम में निहित जो शास्त्र शब्द है, उस पर विचार करेंगे। मुझे लगता है इस तथ्य पर विचार हम अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।